अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कितने बच्चों ने हैंडआउट 1 के पास पेपर के क्वेश्चंस को रजिस्टर में कंप्लीट कर लिया है? तो बाकी तो डिस्कस ही कर लिए थे मैंने, बच्चे ही बोलते बोर्ड नॉट क्लियर। बेटा ऑनलाइन में इतने ही मजे मिलते हैं, मतलब क्या करूं मैं, हर कंप्यूटर के ऊपर आ जाऊं, क्या करूं? ठीक है, नेटवर्क के मसले होते हैं, आपको पता है, ऑनलाइन में तो यही होता है। शब तो सिर्फ एक बच्चे ने किए, और किसी बच्चे ने जिसने पास पेपर के क्वेश्चंस कर लिए हो? ये तो रजिस्टर में करने थे ना बेटा, रजिस्टर में करने हैं ना, प्रॉपर रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर के अंदर करने हैं। ये कोई आप लोग 1-2 क्लास के बच्चे थोड़ी हो कि मैं ये बातें भी बताऊंगा आपको। हैंडआउट पे कौन करता है? हैंडआउट पे जगह कितनी है तुमने हैंडआउट पे मिलेगी? इसका मतलब रमजान के अंदर फुल हरामखोरी चल रही है, काम वाम नहीं करना रमजान। खैर, सबके अमाल उनके साथ। अगर सारे बच्चे टीचर की बातों पे अमल करना शुरू कर दें तो फिर सीए प्रोफेशन की वैल्यू भी तो नहीं रहेगी ना। सारे क्वालिफाई कर जाएंगे, अब सारे क्वालिफाई कर जाएंगे तो प्रोफेशन की वैल्यू वैसी कम हो जाएगी। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू क्यों है? आटे में नमक के बराबर है ना। पूरी दुनिया में 10,000 भी नहीं है। अगर सारे के सारे बच्चे मेहनती हो जाएं, क्लासें टाइम पे ले लें, पढ़ाई टाइम पे कर लें, पास पेपर्स टाइम पे सॉल्व कर लें, तो सारे पास ना हो जाएं, फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना भाई, तो जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपको इसका एहसास तो नहीं है कि आपको पास भी होना है। हैंडआउट 2 किसके पास नहीं है? ये 5 हैंडआउट 2 के 5 पीसेस में मार्केट में फ्लोट कर रहा हूँ। ये 2-3 हाथ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, डिडक्टेबल अलाउंसेस। अब हमने ये भी देख लिया टोटल इनकम क्या होती है, देख लिया था। टोटल इनकम क्या होती है? सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम, ये टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? सर टोटल इनकम में से एक तो आप एग्जेम्प्ट इनकम को हटा दें और डिडक्टेबल अलाउंसेस को हटा दें। एग्जेम्प्ट इनकम किसी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बनती, ये भी हमने देख लिया था। तो हमने ये देखा सर कि टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस एग्जेम्प्ट इनकम माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस, जिसको हमने पढ़ना था। अगर ये लेस हो रहे हैं, टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए ये लेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये टैक्स पेयर के लिए क्या है? फायदे की बात है, बेनिफिट की बात। हमने इसकी एक लिस्ट पढ़ी थी, कौन कौन से आते हैं? ज़कात, WWF, WPPF, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम और डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंसेस। ये पढ़े थे ना 5 हमने। अभी हमने नाम पढ़े थे, अब एक एक करके इसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। क्लिक करते हैं, पहले वाले पे क्लिक करते हैं। ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। इसका मतलब ये है, पढ़ के ये लग रहा है हमें, पढ़कर ये लग रहा हमें कि अगर सर हमने ज़कात पे कर दी, किसी को ज़कात दे दी, तो हमें क्या मिलेगा? इस पे डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही देखने से ये लग रहा है, लेकिन ये नजरों का धोखा है। चाहिए पूरा क्या लिखा हुआ है? ज़कात पेड अंडर
ज़कात एंड ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। 3 ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस क्या होता है पता करने की जरूरत नहीं है। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस क्या होता है, जिसको पता करना हो वो नेट से डाउनलोड करे और पूरा ऑर्डिनेंस पढ़ ले। हमें कितना पता होना चाहिए, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये हुकूमत का एक सेंट्रल ज़कात फंड है और ये जिस तरह इस्लामिक रियासतों के अंदर बैतुल माल का कॉन्सेप्ट था ना, ये उस कॉन्सेप्ट के तहत एक सेंट्रल ज़कात फंड एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? सेंट्रल ज़कात फंड एग्जिस्ट करता है, जिसको कौन रेगुलेट करती होगी? हुकूमत रेगुलेट करती होगी, ऐसा ही है। अब वो ऑर्डिनेंस क्या बताता होगा कि सेंट्रल ज़कात फंड में कहाँ से पैसे आएंगे, किधर किधर खर्च होंगे, ये सारी बातें वो सेंट्रल ज़कात को ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस करता होगा। ये हमारा मैटर इस वक्त नहीं है। जिसको ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस पढ़ना हो वो डाउनलोड करे और पढ़ ले। हमारा मैटर क्या है? हमारा मैटर ये है कि सिर्फ कौन सी ज़कात पे बेनिफिट मिलेगा। उस ज़कात पर बेनिफिट मिलता है जो कहाँ जाती है? सेंट्रल ज़कात फंड में जाती है। यानी मैं अगर अपने किसी रिलेटिव को ज़कात दूंगा तो क्या मुझे उस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या बात समझ आती है? लेकिन अगर मैंने सेंट्रल ज़कात फंड के अंदर ज़कात पे कर दी तो क्या मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा? मिलना चाहिए, उसूलन मिलना चाहिए। सेंट्रल ज़कात फंड में जो ज़कात जाती है वो मिलना चाहिए, उस पर टैक्स बेनिफिट। ठीक है, तो जो सेंट्रल ज़कात फंड में ज़कात जाती है उसको हम कहते हैं ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। यानी कि सर जो हम अपने रिलेटिव्स को ज़कात पे करते हैं वो इसमें नहीं आएगी, वो इसमें नहीं आएगी। ज़कात पेड टू रिलेटिव्स not covered under ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ZUO में शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही लिखा हुआ भी हैंड आउट के अंदर, नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं। तो सर फिर इसमें कौन सी ज़कात आती है? पहली बात, या तो सेंट्रल ज़कात फंड में कोई पे कर दे, तो सर कोई ऐसा अल्लाह का बंदा है जो सेंट्रल ज़कात फंड में भी ज़कात पे करता होगा? खुद की खुशी से तो कोई भी नहीं करता होगा, ना होने के बराबर कोई होता होगा तो करता हो। अच्छा, फिर सर इस फंड में ज़कात कहाँ से जाती है? जो बैंक ज़कात डिडक्ट करता है वो कहाँ जाती है? हमने कहा ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस की एग्जांपल्स क्या हैं? नंबर 1, ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक। Number 2, ज़कात deducted by companies ज़कात deducted by companies on dividend। इसका मतलब सिर्फ बैंक ज़कात काटती है? जी बिल्कुल काटती है। बैंक किन किन चीजों पर ज़कात काट रही होती है? बैंक आमतौर पर ज़कात काटती है, एक ज़कात बैंक काटती है प्रॉफिट ऑन डेट पे, और आमतौर पर बैंक ज़कात काटती है बैलेंस ऑन सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में नहीं कटती ज़कात। चलो, बैलेंस सेविंग अकाउंट का जो आमतौर पर बैलेंस होता है उसके ऊपर बैंक ज़कात काट रहा होता है। करंट अकाउंट पर मेरे ख्याल है कि नहीं काट रहा होता बैंक। ठीक है, जिसका करंट अकाउंट होगा उसको पता होगा ज़कात नहीं कट रही होती। चलो, बैंक इन चीजों पे काटता है। प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब ये है कि सूदी इनकम।
सूदी इनकम किसी तरह से भी आ सकती है ना, आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए महीने के महीने, उसमें क्या आ रहा है, उसके ऊपर सूद आ रहा है। या आपने बैंक के अंदर अपने सर्टिफिकेट्स बनाए हुए, कोई टर्म्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स होते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने बड़ी मेहनत से 5 लाख रुपए जमा किए, फिर आपने बैंक का एक प्रोडक्ट देखा, मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट देखा आपने, और टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट में 5 लाख रुपए को आपने इन्वेस्ट कर दिया 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो बैंक आपको बोलेगा अब आपके ये 5 लाख रुपए हमने 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए, अब इस पे जो सूद आएगा वो आपको मिलता रहेगा हर महीने। मिसाल के तौर पर हर महीने आपको सूद मिल रहा है 5,000 रुपए। कितना? 5 लाख रुपए के सर्टिफिकेट के ऊपर आपको हर महीने सूद कितना मिल रहा है? 5,000 रुपए। तो अब वो जो 5,000 रुपए आपको जब मिल रहे होंगे तो वो 5,000 नहीं मिल रहे होंगे, उसमें से 2 चीजें कटेगी। पहली चीज ज़कात कटेगा, ज़कात कटेगी। दूसरी चीज टैक्स भी कटेगा। ठीक है, तो वो 5,000 नहीं मिल रहा होगा, वो आपको कोई 4-4,500 के करीब कोई चीज मिल रही होगी। बात समझ आती है? 4,000 के करीब मिल रही होगी, कोई भी अमाउंट मिल रही हो। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, उसकी डिटेल में हम जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आगे उसकी डिटेल में जाएंगे कि कैसे कटौती कैसे होती है, ज़कात की कैलकुलेशन कैसे होती है, टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। अभी ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन सिर्फ क्या है, बैंक किस किस चीज पे ज़कात काट रहा है। बैंक आपको जब सूदी इनकम मिलती होती है उस पर भी ज़कात कटती है, और जब पहली रमजान आती है तो भी बैंक उस पर क्या काट रहा होता है? ज़कात। जो भी बैलेंस होता है सेविंग अकाउंट का उसके ऊपर भी बैंक ज़कात डिडक्ट कर रहा होता है। और ये ज़कात डिडक्ट होके कहाँ गिरती है? सेंट्रल ज़कात फंड में, हुकूमत के सेंट्रल ज़कात फंड में जमा हो जाती है। बात समझ आती? इसी तरह से जब कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी क्या होती है हम डिस्कस कर चुके थे, डिविडेंड क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। कंपनी जब अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको डिविडेंड कहते हैं। जब कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसमें से 2 चीजें काटती है, टैक्स और दूसरा ज़कात। ये 2 चीजें काट के डिविडेंड आपको दे देगी। मिसाल के तौर पर कंपनी ने बोला कि हम हर शेयर पर 1 रुपए का डिविडेंड देंगे। आपके पास 1 लाख शेयर्स हैं, तो कितना डिविडेंड होना चाहिए आपका? 1 लाख होना चाहिए, लेकिन उसमें से टैक्स भी कटेगा, ज़कात भी कटेगी। मिसाल के तौर पर कंपनी ने कहा कि डिविडेंड होना चाहिए 1 रुपया 1 शेयर पे। आपने कहा मेरे पास लाख शेयर्स हैं, तो आपका ग्रॉस डिविडेंड कितना बन जाएगा? आपका ग्रॉस डिविडेंड बन जाएगा 1 लाख रुपए। लेकिन उसमें से फिर क्या भी लेस होगी? उसमें से टैक्स लेस होगा, और उसमें से लेस होगी क्या भी? ज़कात भी लेस होगी। ठीक है, और जो भी पैसे बचेंगे, कितने बचते हैं? ये दोनों चीजें लेस होने के बाद आपको जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये वाली जो ज़कात कटी है ये किसके पैसों की कटी है? सर ये हमारे पैसों की कटी है, क्योंकि जब कंपनी ने कहा कि 1 रुपया पर शेयर हम डिविडेंड दे रहे हैं तो वो पैसे हमारे हो गए ना, वो हमारी इनकम है ना। अब उस पर से कंपनी ने ज़कात काट ली, तो इसका मतलब ये किसकी ज़कात हुई? हमारी ज़कात हुई। जब टैक्स भी विथहोल्ड हो रहा था तो मैंने क्या बताया था, ये किसका टैक्स है? ये टैक्स पेयर का टैक्स है। तो अभी ये ज़कात भी काटी है, तो ये किसकी ज़कात है? ये हमारे पैसों की ज़कात है। ठीक हो गई बात? इसका ये मतलब है कि ये ऐसा ही है कि हमने ज़कात पे कर दी, हमने एडवांस में ज़कात पे कर दी, हमने एडवांस में ज़कात पे कर दी। जिस तरह एडवांस में टैक्स पे हो रहा था और हम साल के आखिर में देखते थे कि यार साल के आखिर में टैक्स बना 1 लाख रुपए, पूरे साल में एडवांस विदहोल्डिंग हमने पे कर दिया 75,000 रुपए, तो आखिर में कितना मजीद देना होता था? 25,000। यही सीन ज़कात के साथ, पूरे साल में बैंक ने ज़कात काटी, कंपनी ने ज़कात काटी, टोटल ज़कात कट गई हमारी 25,000। साल के आखिर में हमने कैलकुलेशन करी, ज़कात बनती है 1 लाख रुपए। तो अब हमें अल्लाह के रास्ते में पे कितनी करनी है? बस फर्क सिर्फ ये है कि टैक्स की दुनिया में अगर टैक्स पे नहीं करोगे तो टैक्स वाला गर्दन से दबोच लेगा, लेकिन ज़कात के केस में क्या है? ज़कात लाख रुपए बनी, 25 कट गई, 75 पे करनी है,
पे नहीं करी तो अभी तो शायद पकड़ हो ना हो, आखिरत में जबरदस्त पकड़ होने वाली है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सर ये जो ज़कात डिडक्ट हुई है, ये जो बैंक ने ज़कात काटी है, क्या ये उलमा के नज़दीक, स्कॉलर्स के नज़दीक क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो जितनी मेरी नॉलेज है उलमा के नज़दीक ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो ज़कात कटकर सेंट्रल ज़कात फंड में जाती है, ये गरीबों पर, मिस्कीनों पर, जो मसारिफ ज़कात हैं उन पर नहीं लग रही होती है। ये सही है, ये करप्शन के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। इसीलिए उलमा कराम कहते हैं कि ये ज़कात काउंट नहीं होती। इसके ऊपर आप मजीद भी पूछ सकते हैं, मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं हूँ। आप अपने स्कूल ऑफ थॉट से, जो भी आपका स्कूल ऑफ थॉट है, उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि क्या ये ज़कात काउंट होती है, तो भी आपको कहेंगे कि ज़कात काउंट नहीं होती। तो सर इसका हल क्या है? अब कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ मैं जिसका ताल्लुक कोर्स से नहीं है। इसका हल क्या है? सर इस ज़कात से कैसे बचें? हम नहीं चाहते कि बैंक ज़कात काटे, हम नहीं चाहते कि कंपनी ज़कात काटे, हम क्या करें? तो इसके लिए आता है एक ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म। उस ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म को आप फिल करें, और ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके अगर आपके या आपके वालिद साहब के शेयर्स हैं, किसी ब्रोकर के पास शेयर्स हैं, सीडीसी में शेयर्स हैं, तो वो ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके एक तो सीडीसी में जमा करा दें या ब्रोकरेज हाउस में जमा करा दें, तो आपकी डिविडेंड के ऊपर ज़कात नहीं कटेगी। और जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाकर ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवा दें, तो आप बैंक वाला भी आपकी ज़कात नहीं काटेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको ज़कात देनी नहीं है, इसका ये मतलब है कि अब पूरी ज़कात आपने खुद ही देनी है। यही बातें समझ आती हैं, यही बातें क्लियर होती हैं? इसके अंदर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें मुझसे। एनीवन? ऑनलाइन वाले बच्चों से मैं थोड़ी सी माजरत यूं करता हूं कि ऑनलाइन वाले बच्चों के सवालों के जवाब मैं दूंगा क्लास के आखिर में। जाना नहीं, जो भी आपके सवाल हो वो Q&A के अंदर मुझसे पूछते रहो, Q&A के अंदर मुझसे पूछते रहो, मैं जवाब जरूर दे दूंगा। लेकिन ये होगा कि क्लास के बीच बीच में बार बार स्क्रीन देखूंगा ना तो सबका मोमेंटम टूटेगा। सही? देखो, प्रॉफिट ऑन डेट पर अगर आपने ज़कात डिक्लेरेशन नहीं दी हुई है तो हर महीने भी कटेगी। हाँ, जब प्रॉफिट आएगा काटते रहेंगे ज़कात। नहीं, सिर्फ इनकम पे। ठीक है, क्लियर होती है बात सबको? ये कैलकुलेशन में मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा। मैं कैलकुलेशन की डिस्कशन होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अभी मैं कैलकुलेशन की डिस्कशन करूंगा तो कंफ्यूज हो गए आप लोग। हमें इसकी कैलकुलेशन देखनी है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। सही है? ठीक है बेटा, कीप इट सिंपल, कीप इट टिल हियर। यही कॉन्सेप्ट है जो आपने समझना है। बस एक बात मैं बताता चलूं, जिधर जिधर प्रॉफिट ऑन डेट का जिक्र आएगा, सूद का जिक्र आएगा, इंटरेस्ट का जिक्र आएगा, हम सबको इस बात का एहसास हो, इस बात का अंदाजा हो कि सूद लेना देना हमारे रिलीजन के अंदर हराम है। ठीक है, ये अलाउड नहीं है। सूद लेना, सूद देना ये अलाउड नहीं है, ये हराम है। अच्छा, और हराम भी कोई छोटा गुनाह नहीं। देखो, एक होते हैं कोई दूसरे हराम काम भी होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई कहे यार मूवीज देखना हराम है, हाँ यार हराम, ये गाने देखना हराम है, हाँ। सूद लेना देना हराम है, हराम। ये भी वैसा ही हराम होगा? नहीं, वैसा हराम नहीं है। सूद लेना सूद देना ये इतना बड़ा हराम काम है कि हदीस में आता है, इसका मफहूम है कि सूद लेना सूद देना ये ऐसे ही है कि अल्लाह से जंग करना, अल्लाह से जंग करना। तो क्या कोई अल्लाह से जंग कर सकता है? वो कर सकता है अल्लाह से जंग? अल्लाह से जंग नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता। अल्लाह और उसके रसूल से जंग, अल्लाह और उसके रसूल से जंग। एक तो वही जो नाफरमानी होती है ना, गुनाह हो गए, एक है खुल्ला ऐलान जंग। तो ये तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि देखो इंसान तो बहुत कमजोर है। मैं और आप इतने कमजोर हैं, मैं और आप इतने बेबस हैं, इतने लाचार हैं कि अगर हम जा रहे हो ना और रास्ते के अंदर हमारा पाँव मुड़ जाए और हम गिर जाएं, तो हो सकता है हमारा सर फट जाए। हमारे पाँव में मोच है, हम गिर गए, हमारी कोई हड्डी टूट गई। हम रास्ते में जा रहे हैं,
किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, हड्डी फ्रैक्चर हो गई, अब लिख ले तू, अब पढ़ ले तू, कैसे पढ़ेगा? इंसान कभी कभी ऐसे समझता है कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज हूं, मुझसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। और आमतौर पर ये ख्याल और ये खुमार उनके जहन में आ जाता है कि जो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं या उनके पास बहुत पैसा आ जाता है, तो वो समझते हैं कि यार हमारे पास तो बहुत पैसा आ गया, हम तो बहुत बड़ी तोप चीज हो गए, अब सब हटो बचो भाई, अब सारे छोटी मोटी मखलूक है यार, आप तमीज से बात करो, आप बात किससे कर रहे हो? लेवल आपने देखा नहीं हमारा लेवल क्या है? अच्छा भाई बहुत बड़ा लेवल हो गया तेरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई सीए बन गया, मिजाज ही नहीं मिल रहे भाई, क्वालिफाई कर गया तो। अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा जो नापसंद चीज है ना, वो है तकब्बुर। तकब्बुर सबसे ज्यादा। शैतान को जन्नत से क्यों निकाला था? तकब्बुर की वजह से। अल्लाह पाक को तकब्बुर पसंद नहीं है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात को ज़िद देता है। चाहिए तो इंसान को हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि मैं क्या और मेरी औकात क्या, मैं क्या और मेरी औकात क्या। मैं तो इतना सा हूं, पूरी दुनिया के अंदर कैसी कैसी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, कोई सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता। आप कभी चले जाएं पहाड़ी इलाकों के अंदर, कैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, कैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको देख के दिल में अल्लाह की हैबत आ जाती है। यार हमारी औकात क्या है? एक छोटी सी, हम गुजर रहे हो और एक छोटी सी चट्टान गिर जाए, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर, तो क्या होगा? वो तो उसी वक्त चटनी बन जाएगा, चटनी। थोड़ी देर पहले तक तो उसकी अकड़ वो खत्म नहीं हो रही थी, मेरे पास ये पैसा, मेरे पास ये माल, मेरे पास ये दौलत, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन। वो छोटा सा पत्थर गिरा, उसने चटनी बना दी। अब कहाँ गए तेरे पैसे, कहाँ गई तेरी क्वालिफिकेशन? ये गुरूर, ये तकब्बुर उसको ज़ेब देता है जिसने हमेशा रहना हो, और हमेशा रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। इंसान तो नहीं रह सकता। इंसान तो 60, 70 साल, 80 साल उसके बाद दुनिया से चले जाना उसने। अच्छे अमाल करेगा तो आखिरत में फायदा हो जाएगा, गुनाह के काम करेगा तो वहां भी पिटाई होगी। ठीक है, तो सूद हराम, सूद हराम। अब कोई कह सकता है कि सर सूद क्यों हराम है? कोई कह सकता है ना सर सूद क्यों हराम है? हमारे हिसाब से तो सही है। देखो भाई, आने वाला जो माल होता है ना, जो माल आ रहा होता है ना, जो जेबे भर रहा होता है, उसको देख के तो अच्छों की नीयत खराब हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्या आपके कहने से कि ये हलाल है, हलाल हो जाएगा? नहीं सर, लेकिन जब सूद देने वाला खुशी से सूद दे रहा है और सूद लेने वाला खुशी से सूद ले रहा है, तो आपको एतराज क्या है? दोनों खुशी से तो कर रहे हैं, तो क्या जब भी दो फरीक कोई भी काम खुशी से करेंगे वो हलाल हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी कोरोना आया, पूरी दुनिया को अल्लाह ने दिखा दिया। जो लोग कहते थे ना सूद लेना, सूद देना, देने वाला खुशी से दे रहा है, लेने वाला खुशी से ले रहा है, अल्लाह कहता है कि मैं रब हूं, मैं हूं परवरदिगार, मैं हूं पैदा करने वाला, मैं हूं खालिक, मैं हूं मालिक, मैं कुदरत रखने वाला हूं। तुम्हें क्या पता आगे क्या होने वाला तुम्हारे साथ? कोरोना आ गया, 2 साल तक इंडस्ट्री का पहिया बैठ गया, कंपनियां बैठ गई, बंद, ऑपरेशंस बंद। अब जिस कंपनी ने खुशी से एग्रीमेंट किया था कि मैं सूद दूंगी, जिस बैंक ने खुशी से एग्रीमेंट किया था मैं सूद लूंगा, अब सूद देने वाला ना सूद दे पा रहा, लेने वाला ना सूद ले पा रहा। क्या ख्याल है? अब होगी खुशी? सर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के अंदर तो इंटरेस्ट देते हुए नहीं दुखेगा। ठीक है भाई, बहुत कमा रहे हैं, इंटरेस्ट भी दे देंगे तो क्या है, लेकिन अब आ जाओ जब लॉस हो रहा है, अब वो देगा खुशी से? नहीं देगा खुशी से, खुशी से नहीं देगा। तो इस्लाम में सूद का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो इस्लामिक बैंकिंग है ना, इस्लामिक बैंकिंग, आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक बैंकिंग फ्लरिश कर रही है। इस्लामिक बैंकिंग के पीछे बेसिस कुछ और है। आप कभी इस्लामिक बैंक के पास जाएं और आप उससे कहें कि भैया आप मुझे जरा 2 लाख रुपए का लोन दे दोगे, इस्लामिक बैंक बोलेगा चलो कटो यहाँ से, रफू चक्कर, हम लोन नहीं देते। तो भाई आप क्या करते हैं फिर? हम एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग करते हैं, हम ऐसे लोन नहीं देते, हम पर्सनल लोन नहीं देते। आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास चले जाओ, उसको बोलो मुझे पर्सनल लोन चाहिए 5 लाख रुपए का, तो बोलेगा ले, बिल्कुल, पहले तो चाय बिस्किट मंगवाएगा आपके लिए, बोलेगा ले लें सर, बैंक है ही आपकी खिदमत के लिए। वो आपको 5 लाख रुपए का लोन पहनाएगा पहले, और पर्सनल लोन के ऊपर सूद की परसेंटेज पता है क्या चल रही होगी? मैंने देखा नहीं है रिसेंटली,
लेकिन पर्सनल लोन के ऊपर सूद की परसेंटेज कम से कम 25 से 30% चल रही होगी। 30% सूद। तुमने लाख रुपए के लोन पर 30,000 तुम साल का क्या दे रहे होगे? सूद दे रहे होगे। जिनके पास क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड कैसे कभी करना नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। कभी अब्बा का क्रेडिट कार्ड लेना, एटीएम कार्ड की मशीन में जाना और पैसे निकाल लेना उससे। क्रेडिट कार्ड से पैसे निकल जाएंगे, हाँ निकल जाएंगे, लेकिन उसी दिन से उस पर सूद चार्ज होना शुरू हो जाएगा। बताओ कितना सूद चार्ज होगा? कम से कम 35% के हिसाब से सूद चार्ज होगा उसके ऊपर। अनसिक्योर्ड लैंडिंग पे इतना सूद है। हमने तो 5 साल ऑलरेडी बैंक का किया है। तो भाई ये सूद जो है ना, ये निचोड़ लेता है इंसान को। उस वक्त तो लगता है कि यार मुझे जरूरत है पैसों की, मैं ले लेता हूँ पैसे, सूद पे है तो क्या हुआ, ले लेता हूँ पैसे। लेकिन क्या उससे उसकी मुश्किलें हल होंगी? पहले ही मुश्किल में, फिर अल्लाह से जंग कर बैठा, हल होगी? हल नहीं होगी। जब मैं कंपनी में जॉब करता था, एक एम्प्लॉय था और काफी एक्सपीरियंस था, स्टिचिंग मास्टर था। तो उसने लोन लिया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। अच्छा, सूद, एक दफा जब बंदा सूद में स्टेप इन करता है ना, तो वो फिर यूं जकड़ा जाता है। फिर वो जकड़ा जाता है। आप देखो निकल नहीं पाता। फिर वो आमतौर पर आप देखो वो निकल नहीं पाएगा। कोई बंदा बैंक की जॉब में चले जाए, बोलना कहते हैं हराम है, बैंक की जॉब हराम है भाई, सूदी मामलात सारे। एक दफा जो बंदा बैंक में चले जाए, वो बैंक से नहीं निकल पाता। क्यों? शैतान का शिकंजा इतना सख्त है कि उससे निकलना फिर मुश्किल बहुत ज्यादा है, आसान नहीं है। तो उस बंदे ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन लिया हुआ था। उसकी सैलरी थी कुछ 50,000 थी, 50,000 शायद सैलरी थी। उसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लोन लिया हुआ था 5 लाख रुपए, शायद 10 सैलरीज के हिसाब से वो लोन देते थे, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली। उसकी जॉब हो गई किसी और कंपनी में, अलकरम है गुल अहमद की जॉब हो गई उसकी, और उसकी जॉब भी हुई 30-40 हज़ार ऊपर पे, यानी 80-90 हज़ार पर उसकी जॉब हो गई। फिर वो नहीं गया, उसकी थोड़ी सैलरी बढ़ा दी थी, जो भी जीएम था उस वक्त हमारी कंपनी का, उसकी थोड़ी सैलरी इंक्रीज कर दी, 50,000 से 60,000 रुपये कर दी, और उसको लोन दे दिया 4 लाख रुपए का। तो मेरे पास आया चेक वेक लेने के लिए। मैंने बोला भाई क्या हुआ, आपकी तो जॉब हो गई थी और 80-90 हज़ार रुपये में जॉब हो गई थी, तो 60,000 रुपये आप रुक गए। उसने बोला मुनीर भाई मैं कर्ज में बुरी तरह फंस गया था, मैंने बैंक से लिया था लोन, और मैं लोन की किस्तें पे करे जा रहा हूँ, मेरा लोन ही खत्म नहीं हो रहा, उस पर सूद ही लगे जा रहा है, और सूद इतना लग गया कि असल लोन से ज्यादा सूद हो गया। अब मैं हर महीने कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोन पे कर दूं, लेकिन वो ऐसा फंस गया हूँ मैं उसके अंदर कि वो पे ही नहीं हो पा रहा। तो फिर मैंने बात करी यहाँ के जीएम से कि आप मुझे भले सैलरी 80,000 ना करें, सैलरी 60,000 कर दें, लेकिन मुझे 5 लाख का लोन दे दें आप, ताकि मैं लोन बैंक को देके अपनी जान तो छुड़वाऊं। तो इंसान उस वक्त सोचता नहीं है, क्योंकि देखो अल्लाह के जो अहकामात है ना, अल्लाह पाक के जो अहकामात है वो तो बड़ी दूर अंदेशी वाले अहकामात है ना। अल्लाह पाक जानते हैं हमें, अल्लाह पाक ने हमें बनाया ना, तो अल्लाह पाक को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। तो ये जो सूद की जो बुनियाद है ना, वो जुल्म पर है, जुल्म पर। एक बंदे को पैसे चाहिए, एक बंदा उसको पैसे चाहिए, जरूरत के तहत चाहिए होंगे ना किसी। अब बैंक बोलते हैं मैं आपसे सूद भी लूंगा, तो हमारा दीन क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम कहता है अगर किसी को पैसों की जरूरत है ना, आप उसको पैसे दो, लेकिन उससे सूद ना लो, उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। सूद क्या है? सूद इस मजबूरी का फायदा उठाना, ठीक है। तो अब कोई भी, मिसाल के तौर पर, कोई अपनी कम नॉलेज के तहत तो बोल सकता है, मिसाल के तौर पर कोई इस्लाम का फॉलोअर नहीं भी है, वो कहेगा सर मेरे रिलीजन में तो अलाउड है, मैं तो लूंगा सूद, मैं तो दूंगा सूद। अच्छा भाई, किसी भी रिलीजन के अंदर जो है ना, किसी भी रिलीजन के अंदर किसी की एक्सप्लॉयटेशन अलाउ नहीं हो सकती। हाँ ये हो सकता है कि आपको पता नहीं है, ठीक है, आपको पता नहीं है, लेकिन कोई रिलीजन इंटेंशनली ये नहीं कह सकता कि आप इसकी एक्सप्लॉयटेशन करो। सो इंटरेस्ट इज बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अदर, सूद। इसीलिए सूद क्लियर कट हराम, नो ऑप्शन, कोई रास्ता नहीं है। क्या बात समझ आती है? तो ये अल्लाह से जंग, और अल्लाह से जंग इंसान तो नहीं कर सकता जो इतना कमजोर है, जो हर चीज में डिपेंडेंट है।
अपने अल्लाह की मर्जी पे डिपेंडेंट है, वो तो नहीं अल्लाह से जंग कर सकता भाई, सीधी सी बात, ठीक होगी बात। तो ये सबके जहनों में हो। तो जहां भी प्रॉफिट ऑन डेट का जिक्र आएगा, जहां भी सूद का जिक्र आएगा, हमारे दिल में ये बात हो कि हम सारी जिंदगी कोशिश करेंगे कि हम भी सूद से बचें, और जो हमसे रिलेटेड लोग हैं, जो हमसे कनेक्टेड लोग हैं, हम उनको भी सूद से हत्ता उल इम्कान बचाने की कोशिश करें। हो सकता है वो खुद नहीं, लेकिन उसके किसी रिलेटिव के अंदर ये चीज हो कि भाई सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए, सूद आ रहा है, तो ठीक है, अब आप उनको मार तो नहीं सकते, लेकिन किसी न किसी कैपेसिटी में उन तक कोई मैसेज तो पहुंचा सकते हो, पैगाम तो पहुंचा सकते हो, उनकी इस्लाह तो कर सकते हो। क्या ख्याल है? तो हम में से हर एक के जहन में ये भी हो। और ज़कात के ऊपर मैं पहली बात कर चुका था कि ज़कात इज एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। हमारा दीन ये कहता है तुम्हें जो पैसे दिए हैं ना, इसमें ये गरीबों का हिस्सा है। अब तुम्हारी मर्जी नहीं है कि तुम गरीबों को दो कि ना दो, ये ऑब्लिगेशन है, ये फर्ज है, ये तो तुमने देना ही देना है। और अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, मफहूम है कि जो ज़कात देगा उसके माल को बढ़ा दूंगा और हिफाजत करूंगा। यानी कि ज़कात देने से हमारा माल बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, उसकी हिफाजत होगी, हाँ हिफाजत होगी। देखने में तो कम होता हुआ नजर आ रहा है, हमने कहा देखने में कम होता हुआ नजर आ रहा है, यही तो नजरों का धोखा है, लेकिन अल्लाह का क्या वादा है, ये बढ़ेगा, टेंशन ना लो, बढ़ेगा। अल्लाह फरमाते मेरे रास्ते में दो, सदका दो, खैरात दो, ये ऐसा ही है जैसे तुमने मुझे लोन दे दिया। आज हम किसी को लोन दे दें, आज हम किसी को लोन दे दें, बैंक में पैसे रखवाते हो, बैंक को लोन दिया ना, हमें गारंटी कितनी होती है कि यार बैंक में पैसा है, बैंक को लोन दिया तो सेफ है, हमारा पैसा सेफ है, ऐसा है। नेशनल बैंक में पैसे जमा करवा दो, तो नेशनल बैंक में पैसे जमा करवाएं, नेशनल बैंक कहीं नहीं भागता, मुल्क का बैंक है नेशनल बैंक। तो अल्लाह कह रहा है जब तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, किसी गरीब को दोगे, सदका दोगे, खैरात करोगे, तो ये ऐसा ही तुमने मुझे लोन दे दिया। तो जिसने अल्लाह को लोन दे दिया उसकी गारंटी क्या होगी? कैन एनीवन इमेजिन? और फिर अल्लाह कहते हैं कि ये मैं तुम्हें 10 कम से कम 10 टाइम्स बढ़ा के दूंगा, 10 टाइम्स कम से कम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो ये बातें समझ आती हैं ये वाली? चलो आगे चलते हैं। तो ज़कात एंड पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, इसको हम थोड़ा सा सिर्फ रीड कर लेते हैं, आसान है, सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, किसको मिलेगा? पर्सन को मिलेगा। पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर ज़कात पेड बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर, जो ज़कात उसने पे की है टैक्स ईयर के अंदर, अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980, वेयर ज़कात हैज बीन डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट। लेकिन अगर ये ज़कात डिडक्ट हुई है आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट, तो सच ज़कात शैल नॉट बी डिडक्टेड आउट ऑफ टोटल इनकम। तो हमने कहा कि सर ये जो प्रॉफिट ऑन डेट पे ज़कात डिडक्ट हुई है, इसका डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। क्या बात समझ आती है? ये बताना भूल गया था मैं शायद। जो प्रॉफिट ऑन डेट पे ज़कात कटती है उसका डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन सर वो भी तो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत ही है। हमने कहा हाँ है, लेकिन सेक्शन 60 ने क्लियर कट कह दिया, क्या कह दिया? वेयर ज़कात हैज बीन डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट, अगर कोई ज़कात प्रॉफिट ऑन डेट पर डिडक्ट हो रही है, which is chargeable under the head income from other sources। ये जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखेंगे तो देखेंगे कि सूदी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। सूदी इनकम जो आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आती है। सच ज़कात शैल नॉट बी डिडक्टेड आउट ऑफ टोटल इनकम, तो हमने कहा वो ज़कात टोटल इनकम में से लेस नहीं होगी। इट शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कहां से डिडक्ट होगी? जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम निकाल रहे होंगे तो वहां से डिडक्ट होगी। तो इसके लिए हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ना पड़ेगा। जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ेंगे तो इस चीज को डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी हमारे जहनों में क्या बात होनी चाहिए? अभी हमारे जहनों में सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि प्रॉफिट ऑन डेट पर जो ज़कात कटती है वो टैक्सेबल इनकम में से लेस नहीं हो सकती, वो यहां से लेस
नहीं हो सकती। क्या बात क्लियर है सर? क्या ये वाली ज़कात लेस हो जाएगी? हाँ ये वाली हो जाएगी। क्या ये वाली ज़कात यहां से लेस हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। क्या प्रॉफिट ऑन डेट वाली ज़कात लेस होगी? नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है? Zakat paid to relatives will not be deducted because it is not considered as zakat as per zakat and उशर ऑर्डिनेंस। हमने कहा जो zakat relatives को पे की जाएगी वो zakat as per zakat and उशर ऑर्डिनेंस कंसीडर नहीं होगी। If question is silent about zakat, assume that zakat is being paid under zakat and उशर ऑर्डिनेंस। अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये zakat क्या है, किसको दी है, क्या है, तो आपने assume क्या करना है कि ये वो ज़कात है जो ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस के तहत पे हुई है। जबरदस्त बात हो गई। तो हमने एक डिडक्टेबल अलाउंस पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज हमने पेज नंबर 3 के टॉप पर एक नोट आ रहा है, पेज नंबर 3 के टॉप पर एक नोट आ रहा है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे याद दिलाना कि ये मैंने अभी नहीं किया डिस्कस। सही है, याद दिला देना मुझे। बी वर्कर्स वेलफेयर फंड, ये क्या सीन है सर? ये वर्कर वेलफेयर फंड क्या होता है? डिडक्टेबल अलाउंस वर्कर्स वेलफेयर फंड। चलो ये वर्कर्स वेलफेयर फंड क्या होता है? जब आप लोग इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएंगे, जब आप लोग इंडस्ट्री में चले जाएंगे इंशाल्लाह, कोई किसी कंपनी का सीएफओ होगा, कोई किसी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर होगा, कोई ऑडिटर होगा, तब आपको पता लगेगा कि बहुत से लॉज एप्लीकेबल हैं। हमारे पाकिस्तान के बहुत से लॉज एप्लीकेबल हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉज भी बहुत सारे हैं। सही है, कंपनीज के ऊपर भी बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो ये भी उनमें से एक लॉ है, वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस, एक लॉ है। अच्छा, ये लॉ क्या कहता है? अच्छा, ये जो लॉ है वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस, अब ये जो लॉ क्या कहता है उसके लिए तो आपको इंटरनेट के ऊपर इसको सर्च करना पड़ेगा, एक पीडीएफ की फाइल आएगी, वो लॉ डाउनलोड करना पड़ेगा और ये जितने भी पेज का लॉ हो उसको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पता लगेगा कि लॉ क्या कहता है। लेकिन सर क्या हमें इतनी जरूरत है पढ़ने की? हमने कहा बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कैफ2 पढ़ लें, बड़ी बात है, लॉ डाउनलोड करके पढ़ेंगे, ये बहुत आगे की बात हो गई। अच्छा, तो सर हमें फिर कितना पता होना चाहिए इसके बारे में? आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि ये वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस ये एप्लीकेबल होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे, जिसके पास लेबर होती है, जिसने लेबर को हायर किया हुआ होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जिनके पास लेबर होते हैं, लेबर को जिन्होंने हायर किया हुआ होता है, उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल होता है। तो ये ऑर्डिनेंस ये कहता है, वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस ये कहता है कि अगर आपके पास एक एम्प्लॉय है, मिसाल के तौर पर, अब मुझे एग्जैक्टली ना वेज पता है ना इसका रेट याद है, अगर किसी एम्प्लॉय की वेज है मिसाल के तौर पर 18,000 20,000, तो एक अमाउंट कंपनी उस एम्प्लॉय के बिहाफ पे वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस में कंट्रीब्यूट करेगी। अज्यूम कर लो 800 रुपए का अमाउंट है, अज्यूम कर लो, ठीक है, 800 रुपए का अमाउंट है। तो अब एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, जिसको एग्जैक्ट पता करना हो वो लॉ पढ़ ले। सही है, वेलफेयर फंड, सॉरी बहुत माजरत, मैंने ईओबीआई का बोल दिया, वर्कर्स वेलफेयर फंड, सॉरी माय बैड, जो मैंने बोला उसको डिलीट मार दो, मैंने ईओबीआई मेरे दिमाग में आ गया था। वर्कर्स वेलफेयर फंड क्या है? हुकूमत का एक फंड है। ये हुकूमत ने एक फंड बनाया है, हुकूमत कहती है हमें वर्कर्स की बहुत फिक्र है, ये वर्कर वेलफेयर फंड बनाया है हमने,
हमने कहा अच्छा, हुकूमत को वर्कर्स की बहुत फिक्र है, हजम तो नहीं हो रही बात, लेकिन होगी। तो हुकूमत ने कहा कि भाई जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो क्या करे कि वो अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 2% इस पे डाल दे। अच्छा, बेसिकली तो पीबीटी और टैक्सेबल इनकम whichever is higher, उसका 2%। ये तो मुझे याद था, मैंने ईओबीआई के साथ इसको मिक्स कर दिया था, मेरे ध्यान में ईओबीआई आ गया था, बहुत माजरत। अच्छा, वर्कर्स वेलफेयर फंड में क्या होता है, अब ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको ऐसी नॉलेज के लिए बता दिया। होता क्या है कि एक फॉर्मूले के तहत कंपनी, ये लॉ कंपनी को कहता है कि तुमने वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए, क्योंकि हुकूमत वर्कर्स की फलाह बहबूद के बहुत सारे काम कर रही है, तो तुमने क्या करना है, जब भी तुम्हारा प्रॉफिट आ जाए, मिसाल के तौर पर तुम्हारा प्रॉफिट आ गया 25 मिलियन, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी टैक्स लेस नहीं हुआ इसमें से, प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया 2.5 करोड़ का साल का तुम्हारा प्रॉफिट आ गया। तो अब तुम 2.5 करोड़ का 2%, 2.5 करोड़ का 2% जो भी बनता है 5 लाख बनता है, तुम इस फंड में डाल दो। 2.5 करोड़ का 2% तुम कहां डाल दो, इस फंड में डाल दो। ये फंड कौन चलाएगा, ये हुकूमत का फंड है, हुकूमत इस फंड को ऑपरेट करेगी। तो हमने हुकूमत से पूछा, भाई आप इस फंड के तहत क्या करेंगे? उसने कहा हम इस फंड से वर्कर्स की फलाह बहबूद के काम करेंगे, उनके लिए कॉलोनी बनाएंगे, उनके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे जिसकी फीस कम होगी, ठीक है। साथ में वो ये बताना भूल गए कि ज्यादातर पैसा हम अपने बच्चों को भेज देंगे यूएस, यूके। खैर, हुकूमत का फंड है, तो हर कंपनी ने इसमें क्या करना होता है, पैसे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिस पर भी ये लागू होता है, जिस पर भी ये एप्लीकेबल होता है, हर कंपनी नहीं, जिस पर भी ये एप्लीकेबल होगा, वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस जिस पर भी एप्लीकेबल होगा, उसने अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 2% एक फंड में देना होता है। ये फंड हुकूमत रन करती है। अच्छा, पहले ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती थी, विफाक, पहले ये विफाक इस फंड को गवर्न करती थी। लेकिन फिर 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई, जिसमें सूबों को इख्तियार दे दिए गए, तो अब ये वाले पैसे भी कौन गवर्न करता है, ये सूबे गवर्न करते हैं। तो ये अभी सिंध सरकार के तहत चल रहा होगा ये वर्कर वेलफेयर फंड। तो आपको पता है कितना फलाह बहबूद का काम हो रहा होगा, वो आपके सामने। अच्छा, लेकिन सर क्या कंपनी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी? हमने कहा जी बिल्कुल करेगी। अच्छा, अगर कंपनी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है लॉ के तहत, तो हमने कहा फिर कंपनी को क्या भी मिलेगा, डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। सिंपल, हमें इसमें कोई रॉकेट साइंस ना हमने समझनी है ना सीखनी है। इस लेवल के ऊपर कैलकुलेट कैसे होता है, WWF कैसे कैलकुलेट होता है, समझने की जरूरत ही नहीं है इस स्टेज के ऊपर। मैंने आपको वैसे बता दिया, अपने पास नोट कर लो, लेकिन इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आगे जब आप लोग जाओगे FR2 के अंदर अकाउंट्स बनाओगे, उसके अंदर इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन आएगी। अब हमारे पास, जैसे अभी मैं WPPF का जिक्र करूंगा, WPPF के ऑडिट्स आते हैं हमारे पास कंपनीज के, तो हम उसके ऑडिट भी करते हैं। तो जब आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाओगे तो आप देखोगे कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? इसको पढ़ भी लेते हैं, बस इतना समझ लेना काफी। जहां आपने देखा WWF की पेमेंट हुई है, तो आप उसमें क्या कैलकुलेट कर लोगे, डिडक्टेबल अलाउंस। अच्छा, इसमें एक बात और भी है जो बिजनेस इनकम में बताऊंगा मैं आपको, जो अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब बिजनेस इनकम आएगा ना, तब मैं उसमें बताऊंगा। देखो मैंने इधर लिख दिया है, जब लिस्ट, जहां लिस्ट लिखी हुई है ना, पेज नंबर 2 के ऊपर जहां लिस्ट लिखी हुई है पूरी, तो मैंने लिख भी दिया B and C विल बी फर्दर डिस्कस लेटर विथ बिजनेस इनकम टॉपिक, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अच्छा भाई, इसको पढ़ लेते हैं। अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड, अब ये पूरा रट्टा लगाने की मेरे हिसाब से जरूरत तो नहीं है, बस आपको ये जहन में रहना चाहिए कि वर्कर वेलफेयर फंड के कंट्रीब्यूशन पर क्या मिलेगा, डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। कभी थ्योरी के अंदर इसके पूछे जाने का चांस मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकली एग्जामिनर पूछ सकता है, थ्योरेटिकली पूछना
मुश्किल लगता है। पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, पर्सन को क्या मिलेगा, जिस भी पर्सन ने WWF का कंट्रीब्यूशन पे किया होगा उसको क्या मिलेगा, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर वेलफेयर फंड पेड बाय द पर्सन, जो उसने वर्कर वेलफेयर फंड पे किया होगा इन द टैक्स ईयर अंडर वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971। वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 के तहत जो भी उसने कंट्रीब्यूशन पे किया होगा, जो भी उसने अमाउंट पे किया होगा, उस पर उसको डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू वर्कर्स वेलफेयर फंड इनेक्टेड बाय प्रोविंसेस आफ्टर 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2010। हमने कहा चाहे वो वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस के तहत कंट्रीब्यूशन पे हो या कोई और लॉ जो वर्कर वेलफेयर फंड से रिलेटेड सूबों ने लागू कर दिया हो, जिसके तहत ये अमाउंट वर्कर वेलफेयर फंड के अंदर पे हो रहा हो, अगर ऐसा कोई अमाउंट पे हो रहा है तो उस पर क्या मिलेगा, डिडक्टेबल अलाउंस। However, no deductible allowance will be allowed where any amount is paid to provinces by trans-provincial organizations, a person having operations in more than one province। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी अभी है नहीं, इसकी एप्लीकेबिलिटी अभी है नहीं, लेकिन कानून के अंदर एक बस ये जुमला छोड़ दिया गया कि अभी तो ए सूबों हमने तुमको इख्तियार दे दिया है, तुम वर्कर वेलफेयर फंड के पैसे जमा करो, खाओ पियो, मौज करो तो मतलब एम्प्लॉयज के ऊपर लगाओ। लेकिन अगर मुस्तकबिल में कभी ऐसी कोई ट्रांस प्रोविंशियल अरेंजमेंट बन गई कि सारे सूबों से एक साथ इकट्ठा पैसा जमा हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ काम वाम कर रही है, तो फिर उस पर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा, या अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा वो बाद में बताया जाएगा। लेकिन ये चीज अभी एप्लीकेबल है नहीं, ठीक है। तो बस लॉ के अंदर एक बात लिखी हुई है तो वो मैंने आपको बता दी। क्या बेटा देते लाइन लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। अगर हुकूमत क्या करती है आगे, अगर कोई हुकूमत ये करती है कि एक अथॉरिटी बना देती है, एक अथॉरिटी बना देती है, मिसाल के तौर पर वर्कर्स वेलफेयर अथॉरिटी, और ये वर्कर्स वेलफेयर अथॉरिटी सारे प्रोविंसेस को ये डायरेक्ट करती है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा फिर सूबों के पास से इख्तियार खत्म हो गया ना, एक अलग अरेंजमेंट बन गया जिसमें फिर एक सेंट्रल अथॉरिटी सारे सूबों के इस पैसे को रन कर रही है, गवर्न कर रही है, कलेक्ट कर रही है, तो उस केस में फिर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। बस ये बात लिखी हुई, तो इसको इतना ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है, बस हमने पढ़ लिया काफी हो गया। आपने जहन में रखना क्या है, आपने जहन में रखना ये है, ये समरी जो पिछले हैंडआउट के अंदर साथ में नहीं लगी हुई थी, ये समरीज भी ले लो, ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं भेज दूंगा, टेंशन ना लो। जी बेटा, जी बेटा, हैंडआउट कौन मांग रहा है, हैंडआउट, हैंडआउट चाहिए, 5 भेजे थे मैंने, कहाँ खा गए तुम लोग, है एक है, 2 है, बेटा ये जो समरी प्रिंट हुई है ना उस पे फोकस करो, ये यूज पेज के ऊपर फोटोकॉपी किया है, सिर्फ एक पेज पे जो समरी है डिडक्टेबल अलाउंस की जो समरी है, सही है, डिडक्टेबल अलाउंस की जो समरी है सिर्फ उसको फोकस करो, अभी बाकी चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये यूज पेज के ऊपर कॉपी हुआ है, सही है ना यार, इस्तेमाल होना चाहिए ना यार, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, केएनएस आपको ये भी सिखा रहा है।
बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, फिर अगला पॉइंट है WPPF, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। उसको क्या कहते हैं? वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। ये था वर्कर्स वेलफेयर फंड, और दूसरा ये है वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ होगा, वर्कर वेलफेयर फंड की तरह लिखा हुआ होगा, सिर्फ वर्कर वेलफेयर फंड की जगह क्या लिख दिया गया होगा? वर्कर्स प्रॉफिट, वर्कर्स कंपनीज प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। ऐसा ही है, चेक करो। डिटो कॉपी ऊपर वाला पॉइंट छापा हुआ है, सिर्फ WWF की जगह क्या लिख दिया? WPPF। तो खैर मुझे सारी कहानी दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये बता देता हूं कि WPPF होता क्या। हाँ बेटा बता रहा हूं। वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर वेलफेयर फंड तो मैंने आपको बताया एक फंड है जो हुकूमत चलाती है और उसके तहत हुकूमत फलाह बहबूद की काम करती है वर्कर्स के लिए। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड किसको बोलते हैं? सर ये भी एक फंड होता है। जब मैं बोलूं फंड होता है, इसका मतलब कि अलग से बैंक अकाउंट होता होगा, अलग से एंटिटी होती है। जब मैं कहता हूं फंड, तो फंड एक अलग से सेपरेट सा एक इदारा टाइप होता है, ठीक है। उसकी मजीद डिस्कशन तब आएगी जब हम सैलरी इनकम पढ़ेंगे ना, प्रोविडेंट फंड वगैरह में एक्सप्लेन करूंगा, तब मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी मौका नहीं है एक्सप्लेन करने का। फंड तो एक और लॉ होता है वर्कर्स कंपनीज प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। वो लॉ क्या कहता है? वो लॉ ये कहता है कि आप नेट पे सर्च करो, डाउनलोड करो, PDF खोलो और पढ़ो। मैं क्यों बताऊं क्या कहता है, लेकिन उसकी मुख्तसर बात बता देता हूं मैं। वो लॉ ये कहता है कि ए कंपनी, तूने प्रॉफिट कमाया? कंपनी कहती है हाँ हमने कमाया। तो फिर पूछता है कंपनी तेरा प्रॉफिट कितना था? PBT। उसने बोला मेरा प्रॉफिट वही 25 मिलियन जो ऊपर वाली एग्जांपल में था, बताया तो था आपको 25 मिलियन। अच्छा, WPPF का रेट होता है 5% का। कितना होता है? 5% का। 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, ठीक है। अच्छा, वो ये अब ये लॉ कहता है कि भैया ये जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है उसका 5% आप एक फंड में डालो जिसको कहते हैं WPPF। डालो इस फंड के अंदर, इस पूल में डालो और हर साल डालो। हमने कहा भाई इस फंड में डाल के क्या करें? तो बोले इस फंड में डालो और फिर ये इस फंड में जो पैसे होंगे ना वो प्रॉफिट वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे आप। प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, यानी कि ये जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी एक तो सैलरी दे रही है वर्करों को, फिर एक और लॉ भी है जो कहता है कि ए कंपनी जो तू कमाएगी उसका 5% किधर जाएगा? WPPF में जाएगा। ये एक फंड है और ये प्रॉफिट भी फिर वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा, किन कंडीशंस पे होगा, किसको होगा किसको नहीं होगा, ये लॉ बताएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, बोनस मिलता है, बोनस अलग चीज है यार, बोनस थोड़ी है, बोनस तो अलग चीज है। डिपार्टमेंट नहीं, इसका भी फंड बनता है, इसका एक अलग से फंड बनता है, इसका एक फंड बनता है, ठीक है। हाँ, ये इसका फंड कंपनी खुद बनाती है, ठीक है, कंपनी खुद बनाती है। अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉ होता है ये, चूंकि इसके ऊपर भी एक ऑर्डिनेंस लागू है, अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉ होता है, लेकिन इसका फंड कंपनी मैनेज कर रही होती है, इसका हम लोग ऑडिट कर रहे होते हैं फंड इसका। ठीक हो गई बात? बस इतना ध्यान में रखो, काफी है। अच्छा, तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने जो अपने प्रॉफिट से ये 5% निकाल के इधर दे दिया। अब देखो देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है कि सर ये भी कंपनी का एक्सपेंस है नहीं है? देखने में ये लग रहा है सर ये भी कंपनी का एक्सपेंस है, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन लॉ कह रहा है, गौर से सुनना, लॉ कह रहा है कि ये एक्सपेंस नहीं है। लॉ क्या कह रहा है कि ये एक्सपेंस नहीं है, ये है डिडक्टिबल अलाउंस। ये क्या है? डिडक्टिबल अलाउंस।
देखो जो एक्सपेंस होता था वो तो हम हर हेड में से लेस कर रहे होते थे, याद है? जो एक्सपेंस होता था बिजनेस में से बिजनेस का करा, आईएफपी में से आईएफपी का करा, सीजी में से सीजी का करा, ऐसा कर रहे थे। एक्सपेंसेस तो हर हेड के एक्सपेंसेस उसमें से लेस हो रहे थे। लेकिन डिडक्टेबल अलाउंस क्या चीज होती है? डिडक्टेबल अलाउंस ये चीज होती है जो किसी हेड में से लेस नहीं होता, जो किसी हेड में से लेस नहीं होता, जो कि टोटल इनकम में से लेस होता है। बात समझ आती है? बस अभी ये ध्यान में रखो, इसके ऊपर मजीद बात बिजनेस इनकम में करूंगा मैं। ये जो मैंने लिखा है ना WWF और WPPF की मजीद बात बिजनेस इनकम में होगी, वो इसी सिलसिले में होगी। ये पूरा लेस होगा, जितना भी कंट्रीब्यूट हुआ है वो पूरा लेस होगा, जो कंट्रीब्यूशन पे हुआ है वो पूरा के पूरा डिडक्टेबल अलाउंस में से लेस हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? जी बेटा। इसको एक्सपेंस क्यों नहीं बोल रहे, ये भी मैं तब बताऊंगा जब बिजनेस इनकम बढ़ेंगे, सही है? वहीं बताऊंगा मैं। इस पे डिबेट हो सकती है कि सर ये तो बिजनेस का एक्सपेंस है, इसे बिजनेस इनकम के अंदर एक्सपेंस में से लेस करें। लेकिन लॉ क्या कह रहा है कि ये बिजनेस इनकम का एक्सपेंस नहीं है। लॉ क्या कह रहा है खास तौर पे कि ये क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस। तो इसे तुम एक्सपेंस ट्रीट नहीं करोगे, इसे क्या ट्रीट करोगे? डिडक्टेबल अलाउंस ट्रीट करोगे। ठीक है, वही बात। और डिडक्टेबल फिर मैं उस वक्त ये भी बताऊंगा आपको कैलकुलेशन के तहत, क्योंकि अभी तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा ना। उस वक्त आप लॉसेस भी पढ़ रहे होंगे, लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड भी पढ़ रहे होंगे, तब मैं आपको कैलकुलेशन करके ये चीज समझाऊंगा कि डिडक्टेबल अलाउंस मिलना ज्यादा बेनिफिशियल है। एक्सपेंस से ज्यादा बेनिफिशियल क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस मिलना। तो ये एक बेसिकली बेनिफिट दिया गया, सही है? ये पीएनएल में, बिजनेस इनकम में बताऊंगा मैं, सही है? चलो, अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से ये आपका एक्सपेंस है, सिंपल एक्सपेंस। तो मैंने आपको समझा दिया वर्कर वेलफेयर फंड। इस वर्कर वेलफेयर फंड के अंदर जो मेन चीज समझने की थी वो ये थी कि कंपनी एक कंट्रीब्यूशन करती है फंड में, और वो कंट्रीब्यूशन जो कंपनी करेगी फंड में, उस पर उसे मिलेगा डिडक्टेबल अलाउंस। दैट्स इट। वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, ये भी मैंने आपको समझाया कि ये भी कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है, और कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है एक फंड में जिसको कहते हैं वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। इस फंड से फिर वर्करों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस लॉ के तहत, उस लॉ के गाइडेंस के तहत डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने कहा कि कंपनी सर जो इस फंड के अंदर 5% का पैसा दे रही है, उस पे कंपनी को क्या मिलेगा? डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। अच्छा भाई, जबरदस्त बात हो गई। अब आ जाओ तीसरे वाले पे। तीसरे वाले को हम पढ़ेंगे, तीसरे वाले के बाद फिर हम इसकी छोटी सी एग्जांपल देखेंगे जिसमें नंबर्स आ रहे होंगे, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल सिंपल था ना। अभी मैं नंबर्स की एग्जांपल देके क्या करूं? टैक्सेबल इनकम है 10 लाख रुपए, 25,000 रुपए की ज़कात है, 50,000 रुपए का WWF है, 50,000 रुपए का WPPF है, तीनों को लेस करोगे तो क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम। असल मजा आएगा, पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी जब हम कैलकुलेशन देखेंगे तो फिर हमें मजा आना शुरू होगा। ई, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट। डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि प्रॉफिट ऑन डेट पर तुमको क्या मिलने वाला है? डिडक्टेबल अलाउंस मिलने वाला है। हुकूमत कह रही है कि देखो प्रॉफिट ऑन डेट, अच्छा ये प्रॉफिट ऑन डेट ये मैं पूरा लिखता हूं फिर तुमको पता लगेगा। डिडक्टेबल अलाउंस on profit on debt under housing finance scheme. Deductible allowance on profit on debt under housing finance scheme. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हुकूमत कहती है कि भाई हमारा वादा था रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और
मकान। हमने बोला रोटी कहाँ से आएगी? हुकूमत पहले तो बताए रोटी कहाँ से आएगी? वो सैलानी और छिपा 3 टाइम खिलाते तो है रोटी, वहां से खाओ। कपड़े कहाँ से आएंगे? जो आपने पहने में वही काफी है। मकान कहाँ से आएगा? मकान का मसला हम हल कर देते हैं आपका। मकान के लिए जो भी आप लोन लेंगे, अच्छा तो मतलब मुफ्त कर्जे मिलेंगे? नहीं, मुफ्त कर्जे नहीं। मकान के लिए जो भी आप लोन लेंगे उस पर जो सूद देंगे उस पर हम आपको बेनिफिट देंगे, क्योंकि सूदी लोन लेके आखिरत में तो आपने जहन्नुम में ही जलना है, आखिरत का सुकून तो आपको मिलना नहीं है। तो हम दुनिया में थोड़ा सा बेनिफिट आपको देंगे, जरूर देंगे, आप टेंशन नहीं लो, क्योंकि हमारा वादा था तो हम देंगे आपको। अच्छा, तो इधर हो क्या रहा होगा? इधर ये हो रहा होगा कि इधर घर के लिए कोई बंदा लोन ले रहा होगा, घर के लिए कोई बंदा लोन ले रहा होगा। अच्छा सर, वो लोन किससे ले रहा होगा? इस सेक्शन में बताया गया है कि इससे ले, इससे ले, इससे ले, इससे ले। तो अगर किसी ने अपना घर बनाने के लिए, अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए किसी ने अगर लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, मिसाल के तौर पर किसी ने बैंक से लोन ले लिया 1 करोड़ रुपए का। हाँ तो भाई आजकल 1 करोड़ में कौन सा घर आता है? 1 करोड़ रुपए में तो 2 कमरों का अच्छे इलाके में 2 कमरों का घर भी नहीं आता। तो ठीक है, तो हमने कहा किसी ने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, ठीक है, तो सर उसे उस पे वो सूद भी देगा, ऐसा है कि नहीं है? सर मिसाल के तौर पर लोन ले लिया हाउसिंग के लिए, हाउसिंग लोन ले लिया, कितना? 1 करोड़ रुपए का। बैंक ने बोला कि हम तो तुमसे इस पे सूद लेंगे भैया। अच्छा भाई कितना सूद लेंगे आप? बैंक ने कहा हम तुमसे इस पर सूद लेंगे 18% का, ठीक है, 18% का सूद लेंगे। अच्छा मैंने अल्लाह ना करे, मतलब जिस किसी ने भी लोन लिया हुआ है, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है और पूरा साल गुजर गया है, कोई रीपेमेंट नहीं करी, ये मुझे पता नहीं है, जब मैंने क्यूटी पढ़ा था तो उसमें ये एन्युटीज वगैरह थी। अब जो आपने क्यूटी वगैरह पढ़ा है, अब जो नई नस्ल पढ़ रही है, क्या उसमें एन्युटीज वगैरह होती हैं? शुक्र। तो हमने कहा 1 करोड़ रुपए का 18%, तो हमने कहा 1 करोड़ रुपए का 18% निकालो, क्या बनता है भाई? 18 लाख। ओह खतरनाक बात है सर, ये तो 18 लाख, ये तो सिर्फ क्या बन गया? सूद बन गया। तो सर अगर हमने ये 1 जुलाई को लोन लिया, 1 जुलाई को लोन लिया और पूरा साल ये लोन आउटस्टैंडिंग रहा, देखो जो बातें मैं बता रहा हूँ, फिर अगर किसी को वो बातें समझ नहीं है तो मुझे जरूर बता दे कि सर आपकी ये बात हमारे ऊपर से बालों को उड़ाते हुए निकल गई है, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन दोबारा भी करूंगा। 1 जुलाई को लोन लिया 10 मिलियन का, सूद है 18%, पूरा साल गुजरा, लोन की रीपेमेंट अभी हुई नहीं है, 30 जून आ गया, हर साल 30 जून को पेमेंट होगी, सूद की भी लोन की भी। लोन है 10 साल का, कितने साल का है? 10 साल का। 10 मिलियन का लोन है, 10 साल का लोन है, तो 1-1 मिलियन हर साल क्या हो जाएगा? 1-1 मिलियन रीपे हो जाएगा। तो पूरा साल गुजरा, पूरे साल के ऊपर इंटरेस्ट कितना पे हुआ? और फिर प्रिंसिपल कितना पे हुआ? 1 मिलियन। बेचारे का प्रिंसिपल से ज्यादा तो सूद पे हो गया। देखो है, जुल्म है नहीं है? सूद जुल्म है नहीं है? खैर, तो इसने साल के आखिर में कितने पैसे दिए होंगे? 18 लाख सूद के दिए होंगे, क्योंकि पूरा लोन पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा। जो लोन पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहेगा तो सूद पूरे लोन पे पूरे साल का लगेगा, और 18% 1 साल की परसेंटेज है। और फिर इसने प्रिंसिपल कितना पे किया? 10 लाख। तो लॉ ये कहता है कि ये जो तुमने सूद पे किया है ना, सूद, इस पर हम तुमको बेनिफिट देंगे। इस पे क्या देंगे? बेनिफिट देंगे।
इस पे तुमको डिडक्टेबल अलाउंस देंगे। क्या देंगे? डिडक्टेबल अलाउंस। यानी कि घर लेने के लिए जो तुमने लोन लिया है और उस पर पूरे साल में जो तुमने सूद दिया है, हम तुम्हें उस पे क्या देंगे? डिडक्टेबल अलाउंस देंगे। क्या ये बातें समझ आती हैं? अच्छा, जबरदस्त बात हो गई। सर कितना डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा? क्या ये पूरा 18 लाख रुपए लेस कर लें? क्या ये पूरा 18 लाख रुपए लेस कर लें? हमने कहा शादी में थोड़ी आए हुए पूरा 18 लाख रुपए लेस कर लें। मैंने कहा इतने मजे नहीं आ रहे, इतने मजे नहीं आ रहे। पूरा 18 लाख लेस नहीं करोगे। इधर एक लिमिट है, इधर क्या है? एक लिमिट है। लिमिट है, वो लिमिट हमें देखना होगी, वो लिमिट हमें देखना होगी, उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले जरा हम सेक्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि लिमिट पर हम पहुंचेंगे अगली क्लास में। तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर ये हैंडआउट हमारा खत्म हो जाएगा। सही है? अच्छा, तो पढ़ लेते हैं हम। सेक्शन 60C ऑफ द ऑर्डिनेंस कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिडक्टेबल अलाउंस ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। हमने कहा सेक्शन नंबर 60C आपको बताएगा कि प्रॉफिट ऑन डेट पे डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। दीज आर समराइज्ड बिलो। एवरी इंडिविजुअल, यानी कि ये बेनिफिट किसको मिलेगा? पर्सन को मिलेगा कि इंडिविजुअल को? इंडिविजुअल को मिलेगा। सर यहाँ पर्सन का लफ्ज नहीं है, तो जहां पर्सन का लफ्ज नहीं है वहां अगर तुमने पर्सन याद कर लिया तो डंडे पड़ेंगे। एवरी इंडिविजुअल शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस। हमने कहा हर इंडिविजुअल को डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा और जरूर मिलेगा। सर किस चीज पे मिलेगा? फॉर अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट। अच्छा, अब जाहिर सी बात है सूद को सूद बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो सूद के फिर प्यारे प्यारे नाम हैं मार्केट में। प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, मार्कअप। सही है? तो ये नाम है। डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट और शेयर इन रेंट, शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू। अच्छा, ये जो दो अल्फाज मैंने बोले हैं ना, शेयर इन रेंट, शेयर इन एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू, ये बेसिकली अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इस्लामिक बैंकिंग की दुनिया में। सही है? ये अल्फाज कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इस्लामिक बैंकिंग की दुनिया में। तो जब भी मैं ये समझाता हूँ ना, तो मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, इस्लामिक बैंकिंग का छोटा सा मोड समझाता हूँ मैं, और मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब है क्या। तो वो समझाने का आज तो नहीं है टाइम, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा इंशाल्लाह। सही? इस्लामी बैंकिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। इस्लामिक बैंकिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन तो सर क्या इस्लामी बैंक खैराती इदारा है, मुफ्त में लोन देगा, जिसको जो चाहिए पैसे ले ले? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं। इस्लामी बैंक चलेगा इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे। किस पे चलेगा? इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे। तो सर क्या वो सूद लेगा? हमने कहा सूद नहीं लेगा। सर तो सूद नहीं लेगा तो क्या लेगा? उसका क्या इंटरेस्ट है? वो हमें पैसे क्यों देगा? जाहिर सी बात है कुछ तो लेगा, वो कोई तो अमाउंट लेगा। वो अमाउंट क्या लेगा, क्यों लेगा, कैसे लेगा, इसकी बड़ी तवील डिबेट है, बड़ी तवील डिबेट है। ठीक है? थोड़ी बहुत डिस्कशन मैं आपके साथ जरूर करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता। अभी आपके नन्हे दिमागों पे इतना ज्यादा जोर नहीं डाला जा सकता। तो इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग तो बहुत सारे हैं। मुशारका, डिमिनिशिंग मुशारका, इजारहा, मुराबहा, इस्तिस्ना, सलम, पता नहीं कितने सारे इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग है। तो सारे के सारे तो नहीं, लेकिन इस जगह पर मैं डिमिनिशिंग मुशारका का मोड जरूर डिस्कस करता हूँ बच्चों के साथ, ताकि उनको पता लगे कि नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकिंग में और इस्लामिक बैंकिंग में फर्क क्या है। देखो, एक बंदा तो ये कह सकता है कि जो सर जो कन्वेंशनल बैंकिंग है और इस्लामिक बैंकिंग है दोनों बराबर है। भाई कहने को तो आप कह सकते हो इंसान और बंदर बराबर है, इसकी भी दो आंख हैं, दो कान है, नाक है। क्या ख्याल है? तो हमने कहा ठीक है, कोई कहने को कह दे, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों को ये फर्क पता होना चाहिए कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग का फर्क है क्या। फिर अगला सवाल आता है, क्या इस्लामिक बैंकिंग दुरुस्त है? हमने कहा अगर इस्लामिक बैंकिंग के उसूलों पर जो कि उलमाए कराम ने बताए हैं उस पर हो रही है तो दुरुस्त है। अगर उस पर नहीं हो रही है, 2 नंबर ही हो रही है, तो दुरुस्त नहीं है। इससे इस्लामिक बैंकिंग तो गलत नहीं होती।
अगर कोई बैंक इस्लामिक बैंकिंग को सही से इंप्लीमेंट नहीं करता तो इससे इस्लामिक बैंकिंग तो गलत नहीं है ना, ये तो वो बैंक गलत है जो उसको सही से इंप्लीमेंट कर नहीं रहा। और वैसे भी इस्लामिक बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए स्टेट बैंक का अलग से एक डिपार्टमेंट है, इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन। और हर बैंक के अंदर इस्लामिक बैंकिंग की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने के लिए एक मुफ्ती होना जरूरी है, शरिया बोर्ड होना जरूरी है। रिक्वायरमेंट्स बड़ी सख्त हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक बैंकिंग की रिक्वायरमेंट्स बड़ी टफ कर दी हैं, बहुत रिफाइन कर दिया गया है इस्लामिक बैंकिंग को। इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि पूरे बैंक इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। फैसल बैंक कंप्लीटली इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, कंप्लीट इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। मीजान बैंक तो है ही इस्लामिक बैंक ना, वो तो पैदा ही इस्लामिक बैंक हुआ था। फैसल बैंक कंप्लीटली शिफ्ट कर रहा है इस्लामिक बैंकिंग की तरफ, कंप्लीटली 100%। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में इस्लामिक बैंकिंग, हर बंदे को इस्लामिक बैंकिंग की नीड है। आप किसी मुसलमान को बोलो कि भाई इस्लामिक बैंकिंग है, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और सूद भी नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? अबे हटा, कन्वेंशनल बैंकिंग चलते हैं इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। क्या ख्याल है भाई? इतना तो ईमान हर किसी के अंदर होता ही है ना भाई। मिसाल के तौर पर आपको मैं कहूँ यार, कार की इंश्योरेंस हो रही है 2% के ऊपर, 20 लाख रुपए की गाड़ी है, 40,000 रुपए दो, गाड़ी इंश्योर हो जाएगी। आपने बोला सर इंश्योरेंस हलाल है हराम है? तो हराम है। अच्छा यार, तकाफुल हो रही है 2.1% पे, 2.1% पे, सर तकाफुल हलाल है हराम है? मैंने कहा भाई उलमा कहते हैं कि हलाल है, जायज है, लेकिन 2.1 पे हो रही है। तो बंदा बोलेगा सर ठीक है 2.1 दे दूंगा, तकाफुल करता हूँ। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए लोग अब थोड़ा धड़ इस्लामिक बैंकिंग की तरफ, इस्लामिक बैंकिंग की तरफ, इस्लामिक बैंकिंग की तरफ। बात समझ आती? क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग के बेनिफिट्स हैं। इस्लामिक बैंकिंग में ऐसे कर्जा नहीं मिल जाता, ले लो कर्जा ले लो, जो करना है करो, सूद दे देना, ऐसा नहीं होता। सीन अलग होता है इस्लामिक बैंकिंग में। ठीक है, अभी हमने सिर्फ आज की क्लास में ये देखा कि ये जो नाम है ना, शेयर इन रेंट एंड शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ हाउस, ये बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग के अंदर टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं मार्कअप को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। कन्वेंशनल बैंक में तो तुम उसको प्रॉफिट बोलोगे, मार्कअप बोलोगे, सूद बोलोगे, इंटरेस्ट बोलोगे, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग के अंदर तुम उसको क्या बोलोगे? शेयर इन रेंट, शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ हाउस। मैं अगली क्लास में ये एक्सप्लेन करूंगा ये वर्ड्स। पेड बाय इंडिविजुअल इन अ टैक्स ईयर ऑन अ लोन रिसीव्ड फ्रॉम। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि हर इंडिविजुअल को डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। किस पे मिलेगा? प्रॉफिट पे मिलेगा। जो वो प्रॉफिट पे करेगा, जो वो इंटरेस्ट पे करेगा, जो वो इंटरेस्ट पे करेगा। सर क्या इस पे डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा? हमने कहा नहीं, इस पे नहीं मिलेगा। डिडक्टेबल अलाउंस किस पे मिलेगा? सूद पे मिलेगा। अच्छा सर किस पर मिलेगा? लोन पर मिलेगा। कौन से लोन पर मिलेगा? जो घर के लिए लिया हुआ है। सर किससे लिया हुआ है? फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय SECP और गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी और पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो हमने कहा क्या ये लिस्ट याद करनी होगी? हमने कहा बिल्कुल, अगली क्लास में हम इसको समझेंगे, फिर आपको याद करनी होगी। अगला जुमला भी पढ़ लेते हैं, फिर क्लास ऑफ करेंगे। Where the individual utilizes the loan for construction of a new house or acquisition of a house। तो हमने कहा ये जो लोन आपने लिया हो, ये घर के लिए लिया हो, नया घर लेने के लिए लिया हो, नए घर की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, किससे लिया हो? शेड्यूल्ड बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, लिस्टेड कंपनी, इनमें से किसी से लिया हो और उस पर आपने सूद दिया हो, तो आपको क्या मिलेगा? डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। इतनी बात समझ आती है? बाकी की बात हफ्ते को देखो। रमजान के अंदर थोड़ा सा सुकून में चल रहे हो आप लोग, लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रमजान के बाद फिर आपने साथ देना है मेरा।
रमजान के अंदर मैंने हल्का हाथ रखा है और तबीयत से हल्का हाथ रखा है, इतना हल्का हाथ रखता नहीं हूं मैं आमतौर पे, लेकिन रमजान के बाद आपने मेरा साथ देना होगा तबीयत से।